हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर सीए रिवीजन सीरीज। एंड आज का हमारा टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई। चैप्टर बहुत ही छोटा है इफ यू सी लेंथ वाइज। ऑल्सो यू विल नॉट हैव एनी इशू अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस। इट्स ओनली अबाउट अप्लाइंग द प्रोविजंस, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत सारी डेट्स इन्वॉल्व होगी। सो वन ट्रिक टू ऑलवेज गेट द आंसर ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर राइट वुड बी कि हमेशा जैसे ही आप क्वेश्चन देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा और वो प्रोविजन पहले ही लिख लेना। उसके बाद क्वेश्चन में जो भी मल्टीपल डेट्स दी होगी तो वहां से आपको कौन सा डेट चाहिए वो ऑलवेज आपको पता होगा कि इफ यू नो कि आप 12(2) का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड यू हैव रिटन द प्रोविजन, फिर क्वेश्चन चाहे 10 डेट दे दे, आपको पता है कि आपको सिर्फ ये और ये दो ही डेट चाहिए। सो बिफोर एनी टाइम स्टार्टिंग द क्वेश्चन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, प्लीज मेक श्योर कि आपको प्रोविजंस बहुत अच्छे से याद है। आप प्रोविजन लिखो और उसके बाद ही अपना क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करो। राइट, सो विद दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट विद टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर आने के लिए ऑब्वियसली आपको टैक्स इनवॉइस का चैप्टर आना जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 31 का यहाँ पे बार बार रेफरेंस आने वाला है। सो इफ यू आर नॉट क्लियर विद टैक्स इनवॉइस चैप्टर, प्लीज मेक श्योर कि आप पहले वहां पे एटलीस्ट सेक्शन 31 वाला पार्ट देख लो और फिर इस वीडियो को देखना स्टार्ट करो। सो बात करते हैं सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन नंबर 12 की। भाई टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? हम बोलते हैं जिंदगी की 12 बजी है। टाइम क्या हो रहा है? जिंदगी की 12 बजी है, तो 12 बजे आ जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे हमको 6 सब सेक्शंस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले 12(1) बोलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है, क्यों पढ़ना है टाइम ऑफ सप्लाई। तो भाई लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइज होती है जब टाइम ऑफ सप्लाई आता है। जनवरी मंथ में मुझे ऑर्डर मिला, फरवरी मंथ में मैंने इनवॉइस इशू किया, मार्च मंथ में मैंने डिलीवरी किया, अप्रैल मंथ में मुझे रिमेनिंग पेमेंट मिला। इतनी सारी डेट्स इन्वॉल्व है। मुझे गवर्नमेंट को टैक्स कब भरना है, तो लायबिलिटी टू पे विल अराइज कब? जब टाइम ऑफ सप्लाई आता है। तो 12(1) सिंपली सेज लायबिलिटी टू पे टैक्स आता है जब टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है। नाउ 12(2) बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की। नाउ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मतलब जो सप्लायर है वो रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को पे करने वाला है। तो टाइम ऑफ सप्लाई किसको डिटरमाइन करना पड़ेगा? सप्लायर को, क्योंकि सप्लायर को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। सो व्हेनेवर वी आर अंडर सेक्शन 12(2) हम सोचेंगे कि हम सप्लायर हैं जिसने एक फॉरवर्ड चार्ज सप्लाई कर दिया है, अब हमको गवर्नमेंट को कब टैक्स पे करना है। तो प्रोविजन बोलता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या तो अगर आप टाइम पे इशू नहीं करते हो तो फिर सेक्शन 31 के हिसाब से लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। एज आई ऑलरेडी सेड, आपको सेक्शन 31 आना बहुत जरूरी है। अब सेक्शन 31 क्या बोलता है कि गुड्स के केसेस में जब भी आप नॉर्मल सप्लाई करते हो और गुड्स मूवमेंट इन्वॉल्व करते हैं तो बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ही आपको क्या करना है? टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करते हो तो बिफोर एट द टाइम ऑफ नॉर्मल डिलीवरी आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। या तो फिर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है तो उस केस में जब भी आपका सक्सेसिव स्टेटमेंट पेमेंट इन्वॉल्व होता है तब तक आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। तो से फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद से मुंबई मुझे गुड्स भेजने थे और मैंने गुड्स रिमूव किए 10 जून 2023 को, मतलब ये एक लास्ट डेट थी जब तक मुझे इनवॉइस इशू कर देना था। बट मैंने मान लो 15 जून 2023 को किया, तो फिर हम ये डेट कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल सी दी लास्ट डेट। अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया है सेक्शन 31 के हिसाब से तो आप एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस ले लो, नहीं तो फिर आप क्या करोगे? जो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल सप्लायर हो, अगर आप एक नॉर्मल सप्लायर हो मतलब आप एक कॉम्पोजिशन पर्सन नहीं हो, आप एक कॉम्पोजिशन पर्सन नहीं हो, आप एक नॉर्मल सप्लायर हो जो कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स को सप्लाई कर रहा है, तो बस आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई इतना ही है, डेट ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर। However, पूरा प्रोविजन क्या बोलता है? डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो मैम डेट ऑफ पेमेंट क्यों हटा दिया? बिकॉज एक सेक्शन 148 का स्पेशल प्रोसीजर गवर्नमेंट ने इशू किया जहां गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप नॉर्मल सप्लायर ऑफ गुड्स हो, वंस अगेन अंडरस्टैंड कॉम्पोजिशन पर्सन नहीं, आप एक नॉर्मल सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो आपके लिए सिर्फ पॉइंट नंबर ए एप्लीकेबल होगा, आपको पेमेंट के डेट को इग्नोर करना है। लेकिन वही अगर आप एक नॉर्मल सप्लायर ना होके एक कॉम्पोजिशन सप्लायर हो तो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस या पेमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल सप्लायर ऑफ गुड्स जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई कर रहा है उसको डेट ऑफ पेमेंट से कभी कोई मतलब ही नहीं होगा। सेक्शन 31 के हिसाब से देख लेंगे, इनवॉइस टाइम पे इशू आए तो इनवॉइस, नहीं टाइम पे इशू आए तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस को ले लेंगे। कॉम्पोजिशन पर्सन है तो इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस या पेमेंट, तीनों को कंपेयर करेंगे, व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन वहां भी अगर एडवांसेस अप टू ₹1000 मिले हैं,
मतलब मान लेते हैं चलो 799 एडवांस रुपीज मुझे मिल गए थे 1 जनवरी 2023 को, और एक्चुअली जब मैंने गुड्स रिमूव किए, जब मैंने इनवॉइस इशू किया, दैट वाज 10 जन 2023, यही लास्ट डेट थी और इसी डेट पे मैंने इनवॉइस इशू कर दिया। तो विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से तो पेमेंट का डेट आंसर आ गया, यानी टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी 1 जन 2023। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन पर्सन को गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया है कि अगर 1000 रुपीज तक के छोटे छोटे से एडवांसेस है तो वो चाहे तो विच एवर इज अर्लियर ले ले, और विच एवर इज अर्लियर ना लेना हो तो डायरेक्टली सिर्फ पॉइंट नंबर ए इनवॉइस लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस को भी वो कंसिडर कर सकता है। हावेवर अगर एडवांस का अमाउंट 1000 रुपीज से ज्यादा है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये पूरा इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से ही करना पड़ेगा, राइट। एंड ऑलवेज रिमेंबर के गुड्स के केस में, नॉर्मल सप्लायर ऑफ गुड्स के केसेस में अपन को डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर करना है। कॉम्पोजिशन के केस में डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर करेंगे, और आगे और सप्लाई वगैरह के प्रोविजंस पढ़ेंगे, सर्विस के प्रोविजंस पढ़ेंगे, उसमें भी कंसिडर करना है। ओनली एंड ओनली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म गुड्स, दैट टू व्हेन यू आर नॉर्मल सप्लायर, तो आप इसको इग्नोर करोगे और सिर्फ पॉइंट नंबर ए कंसिडर करोगे, फॉरवर्ड चार्ज गुड्स। लेकिन आप नॉर्मल नहीं, आप कॉम्पो हो तो आप सब कुछ कंसिडर करोगे, इनवॉइस पेमेंट अर्लियर। लेकिन अगर एडवांस अप टू ₹1000 है तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो विच एवर अर्लियर लेना चाहते हो ले लो, नहीं लेना चाहते हो और सिर्फ पॉइंट नंबर ए लेके सॉल्व करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, जो भी आपको बेनिफिशियल है, राइट। अब एक और डाउट राइज हो सकता है कि ये डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो अपन कौन है, सप्लायर। एज आई सेड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में अपन सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो डेट ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, या तो जिस दिन मैंने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी एज अ सप्लायर, जिस दिन मैंने पैसा आ गया ऐसा बुक्स में एंट्री कर दी, या तो फिर एक्चुअली बैंक में पैसा क्रेडिट हो गया, विच एवर इज अर्लियर। तो जिस दिन सामने वाला मुझे चेक देके गया, मानो मैंने तो उसी दिन बुक्स में एंट्री कर दी, फिर चेक बैंक में डाला, 2-3 दिन बाद क्लियर हुआ, तो बैंक डेट विच एवर इज अर्लियर, यानी या तो बैंक में पहले आ गया आपने बाद में एंट्री की, या आपने एंट्री कर ली बैंक में बाद में, जो भी है दोनों में से जो भी अर्लियर डेट है वो आपका यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर किया जाएगा। नॉर्मल पर्सन हो तो ये आपके लिए बिल्कुल इरेलेवेंट है, हाँ कॉम्पोजिशन पर्सन हो तो ये डेट आपके लिए रेलिवेंट हो जाती है, राइट। अब बात करते हैं सेक्शन 12(3) की, जो बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो आप ऐसे गुड्स सप्लाई कर रहे हो जो कि आरसीएम में टैक्सेबल है, मतलब यहाँ पे आपको सोचना है रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि आरसीएम सप्लाईज में रेसिपिएंट के ऊपर बर्डन होता है कि वो कंप्लायंस अंडरटेक करे और जाके गवर्नमेंट को सामने से टैक्स पे करे। तो अब जब मैं 12(3) में हूँ फॉर आरसीएम में रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगी, तो रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे किस दिन एक्चुअली गुड्स रिसीव हो जाते हैं, किस दिन मैंने पेमेंट किया, या तो फिर डे फॉलोइंग 30th डे। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन बोल सकते हैं 31st डे, बट लॉ की लैंग्वेज क्या बोलती है, डे फॉलोइंग 30th डे। कहां से, जिस दिन मेरे सप्लायर ने, जिनसे मैंने ऐसे गुड्स परचेज किए हैं जो आरसीएम में टैक्सेबल है, वो सप्लायर ने जिस दिन कोई इनवॉइस डॉक्यूमेंट बिल कुछ तो दिया होगा मुझे, मैंने उनसे परचेज किया है तो कोई तो कागज इनवॉइस डॉक्यूमेंट बिल कुछ तो उन्होंने मुझे दिया होगा ना, तो वहां से 31st डे को कैलकुलेट कर लो। तो जिस दिन गुड्स रिसीव हुए, जिस दिन आपने पेमेंट किया बीइंग अ रेसिपिएंट, या डे फॉलोइंग 30th डे यानी कि 31st डे आपकी इनवॉइस की डेट से, तीनों में से जो भी अर्लियर होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाता है। और अगर तीनों ही आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, व्हेन 12(3) ए बी सी कुछ भी एप्लीकेबल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो सिंपल आप तो रेसिपिएंट हो और आपने कोई गुड्स परचेज किए हैं जो आरसीएम में टैक्सेबल है, तो जब भी आप अपनी बुक्स में ये परचेज की एंट्री कर लेते हो उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना, अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो। अब यहाँ पे भी डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा, तो डेट ऑफ पेमेंट सिंपल होगा, क्योंकि अब आप सप्लायर नहीं हो रेसिपिएंट हो, तो आप बोलोगे बैंक और बुक अर्लियर, लेकिन यहाँ पे बैंक डेबिट आ जाएगा, क्योंकि मैं रेसिपिएंट हूँ, मैं पैसा भरूंगी तो मेरे बैंक से पैसा डेबिट होगा। वेरएज 12(2) में मैं सप्लायर थी तो मेरे बैंक में पैसा आया था तो बैंक क्रेडिट देखते हैं। शॉर्ट में बोलोगे तो बुक बैंक अर्लियर, पेमेंट इज ऑलवेज बुक बैंक अर्लियर, लेकिन जब 12(2) में सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो बैंक क्रेडिट, और आरसीएम में जब रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो बैंक डेबिट विच एवर इज अर्लियर। और आरसीएम में डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर करना है, 1000 रुपीज से कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 100 रुपीज का भी एडवांस मिल चुका है तो भी टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। तो एडवांसेस के ऊपर आरसीएम में तो जीएसटी पेएबल होता ही है, राइट। 12(4) बात करता है वाउचर की, तो कोई भी वाउचर है, टोकन है, तो उनका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, तो जब वाउचर इशू हुआ अगर तभी आइडेंटिफाइबल है, से फॉर एग्जांपल आप वेस्ट साइड गए,
वेस्ट साइड में कपड़े मिलते हैं, ठीक है, टाटा का एक ब्रांड है, तो वहां पे आप वेस्ट साइड गए, वेस्ट साइड का आपने कूपन ले लिया जिसके सामने आप सिर्फ और सिर्फ क्लोथ्स ही परचेज कर सकते हो। मतलब वाउचर इशू होते टाइम ही हमको पता है कि ये किस चीज के सामने रिडीम होने वाला है, आइडेंटिफाइबल है, तो फिर जिस दिन इशू किया वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन उसकी जगह पे मान लो आपके पास अमेजोन का एक वाउचर है। अब अमेजोन में तो 1000 तरीके की चीजें मिलती है और सब पे अलग अलग रेट ऑफ जीएसटी लगता है, तो आप क्या परचेज करने वाले हो वो आइडेंटिफाइबल ही नहीं है। तो फिर हम वेट करेंगे कि जिस दिन एक्चुअली रिडीम करोगे, जो चीज परचेज करोगे, तब टाइम ऑफ सप्लाई आ चलेगा। तो 12(4) वाउचर सिंपली सेज दैट अगर इशू करते टाइम ही आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इशू ले लो, इशू करते टाइम नहीं पता किसके सामने रिडीम हो गया, क्या तब एक्चुअल रेट होगा, तो फिर वेट कर लो और रिडेम्पशन की डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई लेके आ जाना। फिर बात करते हैं 12(5) की, जो बोलता है कि कुछ रेसिडुअरी केसेस, मतलब ना तो फॉरवर्ड चार्ज है, ना रिवर्स चार्ज है, ना वाउचर है, कोई और तरह का मे भी डिमांड वगैरह कोई ऑर्डर आ गई जिसका आपको पेमेंट करना है, तो अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो तो जो भी आपका ओरिजिनल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो आप कोई रिटर्न तो भर नहीं सकते, तो कोई ड्यू डेट होगी नहीं, तो फिर जिस दिन एक्चुअल पेमेंट करोगे फिर उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो रेसिडुअरी केसेस सिंपली बोलता है, क्या बोलता है, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। राइट, एंड लास्ट सबसेक्शन 12 सबसेक्शन 6 बोलता है कि अगर कोई इंटरेस्ट पेनल्टीज लेट फीस वगैरह मिलती है, मैंने आपको बोला कि 5000 रुपीज 15 डेज के अंदर अंदर दे देना, अभी कुछ सप्लाई कर देती हूँ, 15 डेज में नहीं दोगे तो फिर एवरी डे आई विल कलेक्ट 100 रुपीज एट लेट फीस, एज लेट फीस। तो फिर उस केस में अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट पेनल्टीज लेट फीस मिलता है तो समझो अपना जो असली पैसा आने वाला है अभी तो वही अटका हुआ है, तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना कंटिंजेंट है, तो पहले से कैसे टाइम ऑफ सप्लाई ला सकते हैं। तो इन केसेस में जब ये एक्चुअली रिसीव हो जाए, जिस दिन वो इंटरेस्ट पेनल्टीज लेट फीस का पैसा आपके हाथ में आ जाए, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ रिसिट ऑफ सच इंटरेस्ट पेनल्टी और लेट फीस। ये हुआ अपना सेक्शन 12 खत्म। वंस अगेन सी, सेक्शन 12(1) बोलता है कि लायबिलिटी टू पे अराइज होती है जब टाइम ऑफ सप्लाई आता है। 12(2) बात करता है कि गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, अगर नॉर्मल सप्लायर हो तो इनवॉइस लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, अगर कॉम्पोजिशन सप्लायर हो तो इनवॉइस लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उसमें भी अगर पेमेंट छोटा सा है 1000 रुपीज तक का, मतलब लेस देन इक्वल टू 1000, तो ऑप्शन है कि पेमेंट को कंसिडर करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। 12(3) बात करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, जिस दिन गुड्स रिसीव हुए, जिस दिन मैंने पेमेंट किया, या तो जिस दिन मुझे इनवॉइस मिला वहां से 31st डे, तीनों में से जो भी अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। 12(4) बात करता है वाउचर की, जहां पे अगर वाउचर इश्यू करते टाइम आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इशू, नहीं आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ रिडेम्पशन। 12(5) सेज अदर केसेस, अदर रेसिडुअरी केसेस, तो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। एंड 12(6) टॉक्स अबाउट एनी अदर इंटरेस्ट पेनल्टीज लेट फीस, तो ये तो जिस दिन एक्चुअली रिसीव हो जाएगा वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। राइट, जिंदगी की तो 12 बजी है तो 12 बजे आता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, तो तुरंत से उसको चिपक के आ जाता है सेक्शन 13 विच इज टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पे भी फिर से सेम वही 6 सबसेक्शन है, जहाँ पे 13(1) बोलता है कि सर्विसेज के केस में भी लायबिलिटी टू पे अराइज हो जाता है जब टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है। 13(4) की अगर बात करेंगे तो वो भी एज इट इज सेम है कि वाउचर इशू करते टाइम आइडेंटिफाइबल है तो इशू, नहीं तो रिडेम्पशन। रेसिडुअरी केस भी सेम है, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ड्यू डेट, अनरजिस्टर्ड के लिए डेट ऑफ पेमेंट, और इंटरेस्ट भी सेम है कि जिस दिन एक्चुअली रिसीव हो जाए, तो गुड्स हो या सर्विसेज हो, सबसेक्शन 1, 4, 5 और 6 तो सेम है, हमको अलग क्या पढ़ना है, सिर्फ 13(2) और 13(3). तो अब सर्विसेज के केस में अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाली सप्लाईज की है, मतलब फिर से अब आपको सोचना है सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सोचना है ऐसे सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने कोई सर्विसेज सप्लाई कर दी है। तो सबसे पहले अपने आप से पूछना, क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है क्या। तो सेक्शन 31 में अपन पढ़ते हैं कि या तो सर्विस कर रहे हो उसके पहले या सर्विस के 30 डेज बाद तक इनवॉइस इशू कर सकते हो। अगर आप बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी हो तो वो 30 डेज की जगह आपको 45 डेज का टाइम मिल जाता है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो अलग है, फिर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल होगा तो ऑन और बिफोर दैट ड्यू डेट, नहीं असर्टेनेबल होगा तो डेट ऑफ पेमेंट, या तो किसी इवेंट से लिंक्ड है आपका पेमेंट तो फिर वो इवेंट होने तक इनवॉइस इशू करना है। ये सब सेक्शन 31 बोलता है कि सर्विसेज के केस में इनवॉइस कब तक इशू कर देना है। तो वो प्रोविजन लगा के सबसे पहले ये डिटरमाइन कर लो कि क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है। अगर आंसर आता है यस कि इनवॉइस लास्ट डेट से पहले पहले इशू हो चुका है, तो फिर डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। और अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ है तो फिर जिस दिन अपन ने सर्विस दिया
या जिस दिन पेमेंट मिला, विच एवर इज अर्लियर। वन वर्ड वन लाइन में रिवाइज करना हो, इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ तो इनवॉइस पेमेंट अर्लियर, टाइम पे इशू नहीं हुआ तो सर्विस पेमेंट अर्लियर। और अगर इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, इनमें से कुछ भी ढंग से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर जिस दिन रेसिपिएंट अपनी बुक्स में एंट्री करता है वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और यहाँ पे स्मॉल एडवांसेस अप टू ₹1000 है। अगर सर्विसेज के केस में आपको ₹1000 तक के छोटे छोटे एडवांसेस मिलते हैं, तो जैसे अपन ने 12(2) में पढ़ा था कि 12(2) में अगर आप कॉम्पोजिशन पर्सन हो तो आपको डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर करना पड़ता है, और 13(2) में तो अगर आप नॉर्मल एफसीएम सर्विसेज सप्लाई करते हो तो यहाँ तो अपन पेमेंट वैसे भी कंसिडर करते हैं। इन दोनों ही केस में अगर ₹1000 तक के छोटे छोटे से एडवांसेस है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पेमेंट की डेट को भी इग्नोर कर सकते हो। तो ये ₹1000 तक का ऑप्शन अपन को 12(2) 13(2) दोनों में मिलता है। लेकिन अगर 12(3) आरसीएम फॉर गुड्स और 13(3) आरसीएम फॉर सर्विसेज की बात करूं तो वहां पे ये ₹1000 का बेनिफिट नहीं मिलता है, मतलब ₹10 का भी एडवांस होगा तो भी टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। Right. So now let's talk about 13(3), which is time of supply in case of reverse charge mechanism for services. तो मैंने ऐसी सर्विसेज सप्लाई की है जैसे कि लीगल सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अपन चार्ज के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो मैंने ऐसी सर्विसेज सप्लाई की है जो आरसीएम में टैक्सेबल होगी, मतलब जो रेसिपिएंट है अब उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो क्या करे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। तो यहाँ पे जब सर्विसेज के लिए आरसीएम का टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हैं तो फिर से हम अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाले हैं। गुड्स जैसा ही है, गुड्स की आरसीएम में क्या पड़ा था, जिस दिन गुड्स रिसीव हो जाए, जिस दिन आप पेमेंट कर दो, और 61st डे। जब आप सर्विसेज में आते हो तो सर्विसेज ऐसा फिजिकली तो दिखती नहीं है, रिसीव तो होती नहीं है, तो रिसीव वाला पॉइंट क्या करोगे, काट दोगे। डेट ऑफ पेमेंट रहेगा एज इट इज, और जो 31st डे था गुड्स के केस में वो 61st डे बन जाता है, मतलब डे फॉलोइंग 60th डे फ्रॉम द इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज। तो एज सच देखने जाओगे तो 12(3) जैसा ही है, बट 13(3) क्योंकि सर्विसेज फिजिकली रिसीव नहीं होती तो वो पॉइंट काट दो, तो डेट ऑफ पेमेंट, और वहां पे जो डे फॉलोइंग 30th डे था वो यहाँ पे डे फॉलोइंग 60th डे यानी 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस बन जाएगा, विच एवर इज अर्लियर होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। हाउएवर डेट ऑफ पेमेंट फिर से है, क्योंकि हम रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो बुक बैंक अर्लियर, बुक में एंट्री या तो बैंक में डेबिट, और इसमें से कुछ भी आप ढंग से डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, आप रेसिपिएंट हो, आपने जब भी वो आरसीएम का सर्विस अवेल किया है उसकी आप एक्सपेंसेस की एंट्री करोगे अपने बुक में। मानो लीगल एक्सपेंस, लीगल सर्विसेज रिसीव किया किसी एडवोकेट से, तो बुक में लीगल एक्सपेंस तो एंट्री तो करेंगे ही, तो जब भी वो एंट्री कर देते हो वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, अगर ये चीजें ढंग से अवेलेबल नहीं है तो। राइट, अब यहाँ पे एक प्रोवाइसो है, अंडरस्टैंड, जब भी आप सर्विसेज को इंपोर्ट करते हो, जब भी अपन सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं तो आरसीएम के लिस्ट में अपन ने पढ़ रखा है कि सर्विसेज इंपोर्ट करने पे जो यहाँ का रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, जिस अंग्रेज से अपन ने इंपोर्ट किया है उस अंग्रेज को तो बोलेंगे नहीं कि तुम आके टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करो, तो वी बीइंग इंपोर्टर्स हैव टू डिस्चार्ज आवर टैक्स लायबिलिटीज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पे एक प्रोवाइजो ऐसा बोलता है कि जब भी आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है तो एक चीज तो समझ में आ गई कि आरसीएम लगेगा, मतलब जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो 13(3) के हिसाब से डिटरमाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जिससे इंपोर्ट किया वो आपका एसोसिएट एंटरप्राइज है, ये एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब जो आप डायरेक्ट टैक्सेस में पढ़ते हो ना, वो एनआर टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह में सेक्शन 92 के हिसाब से कि जो एसोसिएट एंटरप्राइजेस होते हैं वही यहाँ पे जीएसटी में भी एसोसिएट एंटरप्राइजेस माने जाते हैं। टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन आपको हिंट दे ही देगा। तो अगर मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, मतलब एक चीज तो बहुत क्लियर है कि 13(3) लग जाएगा, लेकिन अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस अपनी ही एसोसिएट एंटरप्राइज से किया है तो फिर मुझे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करना है जो मैंने नॉर्मली पढ़ा। मुझे क्या अप्लाई करना है, जिस दिन मैंने अपनी बुक्स में एंट्री की, इंपोर्ट की एंट्री जिस दिन मैंने अपनी बुक्स में की, या तो फिर जिस दिन पेमेंट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। तो देखो, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो आरसीएम लगता है, वी अंडरस्टैंड दिस, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो आरसीएम लगता है। उसमें अगर रेसिपिएंट और सप्लायर एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है तो नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, पेमेंट या 61st डे विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर जिससे इंपोर्ट किया वो आपका एसोसिएट एंटरप्राइज निकला तो फिर सब भूल के और ये प्रोवाइजो लगाना, और प्रोवाइजो क्या बोलता है, जिस दिन आप बुक्स में इंपोर्ट की एंट्री करते हो या तो फिर जिस दिन आप पेमेंट करते हो, विच एवर इज अर्लियर बनेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। 13(4), 13(5), 13(6) सेम एज इट इज। राइट, चलो, तो सेक्शन 12 सेक्शन 13 खत्म हुआ। अब एक लास्ट सेक्शन जो अपन को पढ़ना है विच इज सेक्शन 14, जो बात करता है रेट चेंज के सेक्शन की। अब सबसे पहले यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देना, व्हेनेवर देयर इज रेट चेंज फॉरगेट सेक्शन 12 एंड 13।
मतलब स्टूडेंट्स बहुत बार ये गलती करते हैं कि 12 को लिंक कर देते हैं 14 से, 13 को लिंक कर देते हैं 14 से। हम सोचने लगते हैं कि यहाँ पे लास्ट डेट के बाद इनवॉइस इशू हुआ, पहले हुआ, पेमेंट टाइम पे हुआ, नहीं, तो सब भूल जाना है। जब भी रेट चेंज होता है, जब भी रेट चेंज होता है, आपको 12 13 का सब कुछ भूल जाना है और सिर्फ सेक्शन 14 के हिसाब से ही टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। व्हाट डू वी मीन बाय रेट चेंज? तो देखो, जब भी सप्लाई होता है, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, तीन चीज इन्वॉल्व होती है सिर्फ। सिर्फ यानी सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट। तीन चीज इन्वॉल्व होती है, सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट। मतलब मैंने गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई किया, उसका इनवॉइस इशू किया और उसका पेमेंट मिला। ये तीन चीज में से कोई भी एक या दो चीज बाकी है और बीच में गवर्नमेंट जीएसटी का रेट चेंज कर देती है। मतलब अभी तो मुझे सिर्फ एडवांस पेमेंट मिला था, सप्लाई करना भी बाकी था, इनवॉइस देना भी बाकी था, और गवर्नमेंट ने 12 से 18% रेट चेंज कर दिया। या तो इनवॉइस इशू हो गया था, सप्लाई भी हो गया था, पेमेंट मिलना बाकी था। तो तीन में से कोई भी एक या दो चीज हो गई है और एक या दो चीज बाकी है। सी, तीनों पहले से हो गई होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबका ओल्ड रेट में हो गया होगा, 12 13 के हिसाब से आंसर आएगा। तीनों रेट चेंज के बाद होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल प्रोविजन से अपन टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे। दिक्कत ये है कि जब तीनों में से कुछ भी एक या दो बाकी है और बीच में कभी गवर्नमेंट जीएसटी का रेट चेंज कर देती है, तो मैं कैसे डिटरमाइन करूं कि मुझे कौन सा रेट लगाना है और क्या मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा? तो इस केस में अपन आते हैं सेक्शन 14 में, विच टॉक्स अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट। सिंपल थंब रूल याद रखना, मेजॉरिटी विंस। मेजॉरिटी विंस मतलब जिस दिन रेट चेंज हुआ, जिस दिन रेट चेंज हुआ उसके पहले अगर तीन में से दो चीज हो चुकी है, मतलब आज रेट चेंज हुआ, इसके पहले या तो सप्लाई हो गया, इनवॉइस हो गया, पेमेंट बाकी है, या तो सप्लाई हो गया, पेमेंट हो गया, इनवॉइस बाकी है, या तो इनवॉइस हो गया, पेमेंट हो गया, सप्लाई बाकी है। मतलब तीन में से दो चीज अगर रेट चेंज के पहले हो गई है तो ओल्ड रेट एप्लीकेबल हो जाता है। और तीन में से एक ही चीज हुई है कोई भी, मतलब या तो सिर्फ सप्लाई हुआ, सिर्फ इनवॉइस हुआ, या सिर्फ पेमेंट हुआ, और बाकी दो चीज रेट चेंज के बाद होती है, तो न्यू रेट ऑफ टैक्स लग जाता है। सिंपल थंब रूल है, मेजॉरिटी विंस। जिस भी दिन अपना रेट चेंज हुआ, रेट चेंज के पहले अगर तीन में से कोई भी दो चीज हो चुकी है तो ओल्ड रेट ले लेना, और रेट चेंज के बाद तीन में से दो चीज होती है तो न्यू रेट ऑफ टैक्स ले लेना। तो अब डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो देखो, 14A में अपन सबसे पहले सप्लाई को फिक्स कर देंगे। मतलब अपन को पता है सप्लाई, इनवॉइस, पेमेंट तीन चीज है। मैंने सप्लाई को फिक्स कर दिया कि वो तो बिफोर रेट चेंज हो चुका है, सप्लाई बिफोर रेट चेंज हो चुका है। मतलब मुझे ये चीज पता है कि अब कुछ भी एक और मिल गया, या तो इनवॉइस या तो पेमेंट, कुछ भी एक मुझे बिफोर रेट चेंज मिल गया, मतलब ओल्ड रेट आ जाएगा। तो मैंने सप्लाई को तो फिक्स कर दिया कि वो बिफोर रेट चेंज हुआ। अब ऑप्शन ए पॉसिबल है कि इनवॉइस भी बिफोर हो गया, तो बस कोई टेंशन नहीं, सप्लाई बिफोर, इनवॉइस बिफोर, मतलब ओल्ड रेट ही लग जाएगा। सप्लाई बिफोर हुआ है, मुझे एक और मिल गया कि पेमेंट बिफोर है, तो भी कोई टेंशन नहीं, ओल्ड रेट लग जाएगा। लेकिन सप्लाई सिर्फ बिफोर हुआ है, इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में हुए हैं, मतलब मेजॉरिटी विंस। उस केस में न्यू रेट ऑफ जीएसटी लगता है। 14B में अपन क्या करेंगे, सप्लाई को फिक्स कर देंगे आफ्टर। मतलब सप्लाई तो आफ्टर रेट चेंज हुआ है, अब मुझे पता है कोई भी एक चीज मुझे आफ्टर रेट चेंज मिल गई कि इनवॉइस आफ्टर है या तो पेमेंट आफ्टर है, तो उस केस में न्यू रेट लग जाएगा। लेकिन सिर्फ सप्लाई आफ्टर हुआ, इनवॉइस और पेमेंट दोनों बिफोर हो गए हैं, तो उस केस में ओल्ड रेट लग जाता है। तो रेट ओल्ड लगेगा या न्यू, ये तो अपन को पता चल गया। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेना है तो समझो, सप्लाई को तो कर दिया फिक्स बिफोर में, अब उसके साथ क्या मैच हुआ, उसके साथ बिफोर में इनवॉइस मैच हुआ, तो डेट ऑफ इनवॉइस बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई को फिक्स कर दिया बिफोर, उसके साथ पेमेंट मैच हुआ, तो डेट ऑफ पेमेंट बन जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई को फिक्स कर दिया आफ्टर, उसके साथ इनवॉइस आफ्टर मैच हुआ, तो इनवॉइस का डेट टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई को फिक्स कर दिया आफ्टर, उसके साथ पेमेंट मैच हुआ आफ्टर में, तो डेट ऑफ पेमेंट बन जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। हावेवर ऐसा है कि सिर्फ सप्लाई बिफोर या आफ्टर हुआ है और बाकी दोनों चीज उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो सर्विसेज के केस में, वी टेक विच एवर इज अर्लियर। मतलब इनवॉइस पेमेंट दोनों आफ्टर है तो विच एवर इज अर्लियर बिकम्स टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पे इनवॉइस पेमेंट दोनों बिफोर है तो भी विच एवर इज अर्लियर बिकम्स टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज में। और स्पेसिफिकली गुड्स के केस में सीधा डेट ऑफ इनवॉइस ले लेना, गुड्स के केस में सीधा डेट ऑफ इनवॉइस ले लेना। बस इतना ही सिंपल है सेक्शन 14 रेट चेंज का सेक्शन, जहां पे सप्लाई, इनवॉइस, पेमेंट तीन में मेजॉरिटी विंस। दो चीज रेट चेंज के पहले है तो ओल्ड रेट, दो चीज रेट चेंज के बाद है तो न्यू रेट। और वहां पे भी सप्लाई को फिक्स कर देना, जो सप्लाई से मैच हो जाए वही टाइम ऑफ सप्लाई भी बन जाएगा। हावेवर सप्लाई को फिक्स करने के बाद बाकी दो चीज उसके कॉन्ट्राडिक्शन में है, तो सर्विस के लिए विच एवर इज अर्लियर और गुड्स के लिए डेट ऑफ इनवॉइस लेना है। कोई ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इफ मैम इनवॉइस और पेमेंट दोनों बिफोर है, तो देखो सप्लाई भी बिफोर, इनवॉइस भी बिफोर, पेमेंट भी बिफोर, तो ये तो रेट चेंज का केस है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ रेट चेंज होने के पहले ही हो चुका है। तो ओल्ड रेट के हिसाब से सेक्शन 12 13 से ही टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो जाएगा।
जो भी समझाया तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है कि सप्लाई इनवॉइस पेमेंट में से कोई भी दो बिफोर रेट चेंज है तो ओल्ड लगाना, कोई भी दो आफ्टर रेट चेंज है तो न्यू लगाना, और जो भी चीज सप्लाई से मैच हो जाए उसी को टाइम ऑफ सप्लाई ले लेना। अब एक लास्ट चीज जो समझनी है, विच इज डेट ऑफ पेमेंट, विच इज डेट ऑफ पेमेंट। तो समझो, नॉर्मली सेक्शन 1213 में हर जगह अपन ने क्या पढ़ा, बैंक बुक अर्लियर, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, बैंक बुक अर्लियर। रेट चेंज के प्रोविजंस में भी डेट ऑफ पेमेंट बैंक बुक अर्लियर ही होता है अगर जिस दिन रेट चेंज हुआ, अगर जिस दिन रेट चेंज हुआ वहां से 4 डेज के अंदर अंदर आपके बैंक में पैसा क्रेडिट हो गया। जिस दिन रेट चेंज हुआ वहां से 4 डेज के अंदर अंदर अगर बैंक में पैसा क्रेडिट हो चुका है तो फिर आप यही करोगे, बैंक बुक विच एवर इज अर्लियर। लेकिन रेट चेंज हुआ वहां से 4 डेज के बाद एक्चुअली आपके बैंक में पैसा आया है, तो फिर जिस दिन बैंक में एक्चुअल पैसा आएगा वही डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बुक्स में एंट्री कभी भी करके और डेट को एक्चुअली मैनिपुलेट कर सकते हो कि आपको ओल्ड रेट चाहिए कि न्यू रेट। आप ऐसा ना कर पाओ, इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि डेट ऑफ पेमेंट बुक बैंक अर्लियर ही होगा, ओनली इफ ये जो पैसा है वो रेट चेंज के 4 डेज के अंदर अंदर बैंक में क्रेडिट हो जाता है। अगर 4 डेज के बाद बैंक में क्रेडिट होता है तो फिर जिस दिन एक्चुअल क्रेडिट होगा वही आपका डेट ऑफ पेमेंट बन जाएगा। डन। सो हियर वी कंप्लीट एंटायर चैप्टर ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। एज आई सेड, 2-3 चीजों का ध्यान रखना हमेशा जब भी क्वेश्चन करो, आइडेंटिफाई कर लेना, पता चल गया आरसीएम गुड्स का केस है, फटाफट पहले प्रोविजन लिख के बैठ जाना, फिर उसके आगे आपको सिर्फ क्वेश्चन से ढूंढ के डेट्स फिल करनी रहेगी तो आंसर इजी हो जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन आपको 10 अलग अलग तरीके की डेट्स देगा, आपके लिए कौन सी रेलिवेंट है उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगेगा, टैक्स इनवॉइस चैप्टर का रिवीजन भी लगेगा। तो टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, जिंदगी की 12 बजी है, सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। 12 के बाद सीधा 13 आ जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, एंड 14 बोलता है हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, विच इज रेट चेंज का सेक्शन। सो डन, वी कंप्लीट हियर। कीप स्टडिंग, टेक केयर, कीप रॉकिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो, या फिर 9714111666 मेरा पर्सनल नंबर है। कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है तो आप यहाँ पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन वीडियो में, बाय बाय।